CH-79 मिस मीरा का मिशन आरव बिना वक्त बर्बाद किए अपने मैजिक कल्टीवेशन में जुट गया था। उसके लिए मेडिटेशन और मैजिक कल्टीवेशन दोनों ही बेहद जरूरी थे। उसने अभी तक 3 इंटरमीडिएट स्पेल्स का लगातार इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उसका सिर फटने लगा था और उसे बेहद कमजोरी भी महसूस हुई थी। उस वक्त अगर अनन्या ने अपना हीलिंग मैजिक इस्तेमाल न किया होता तो वो शायद वहीं बेहोश हो जाता। कल्टीवेशन और मेडिटेशन के साथ साथ अब उसकी कंट्रोल पावर भी बढ़ रही थी, लेकिन वो अब भी अपने 49 स्टॉर्स का डायग्राम नहीं बना पाया था। ये किसी 7 स्टॉर्स के स्टार पाथ बनाने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। उसके स्टॉर्स नेबुला में यहाँ वहाँ भागते रहते थे और कभी कभी तो उन्हें कंट्रोल करते करते आरव का सिर दर्द होने लगता था। उसे लगता था कि वो कभी भी उन 49 स्टॉर्स को कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। काले पेंडेंट, मेरा इंटरमीडिएट मैजिक कर पाना तुम पर निर्भर करता है। अगर तुमने मेरी इसमें मदद नहीं की तो मैं तुम्हें बाजार में बेच आऊंगा, और संजीवनी झील की सारी शक्ति अपने अंदर सोखने के बाद तो तुम्हारी कीमत भी बहुत बढ़ गई है। मैं तुम्हें कितने भी ज्यादा भाव में बेच सकता हूं, आरव ने कहा। संजीवनी झील की शक्तियां सोखने के बाद आरव का काला पेंडेंट कोई आम स्टारडस्ट मैजिक टूल नहीं था, बेहद खास हो गया था और आरव भी अच्छे से जानता था, इसलिए वो इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचने वाला था। इन दिनों अगर आरव मेडिटेट नहीं भी करता था तो भी उसके काले पेंडेंट की वजह से उसके नेबुला की जादुई शक्तियां अपने आप बढ़ती रहती, लेकिन अभी उसे ये नहीं पता था कि उसका काला पेंडेंट उसकी जादुई शक्तियां कितनी हद तक बढ़ा रहा था। अभी ये जानना उसके लिए बाकी था। बीते 2 महीनों में आरव ने सिर्फ अपने मैजिक कल्टीवेशन पर ही ध्यान दिया था। उसने अपना पूरा वक्त मैजिक कल्टीवेशन में ही लगा दिया था। अभी उसे ये तो नहीं पता था कि वो प्राइमरी मैजिक की तरह सिर्फ 6 महीनों में इंटरमीडिएट मैजिक का इस्तेमाल कर पाएगा या नहीं, लेकिन वो दिन रात मेहनत कर रहा था। अब मैंने 2 महीने तक मैजिक कल्टीवेशन कर लिया है, मुझे कोशिश करके देखना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, आरव ने मन ही मन सोचा। उसने फोकस करना शुरू किया और अपने सारे स्टॉर्स को जोड़ने की तैयारी करने लगा। इतने वक्त में आरव स्टार ट्रेल्स की मदद से स्टॉर्स को स्टार पाथ्स में जोड़ना सीख गया था। इसके बाद बारी थी ये देखने की कि आरव अपने कितने स्टॉर्स को कंट्रोल कर सकता था। पहले 7 स्टॉर्स को जोड़ना तो आरव के लिए बेहद आसान था, क्योंकि प्राइमरी मैजिक में उसे यही करना पड़ता था। उसने उन्हें पलक झपकते ही आपस में जोड़ लिया था। जैसे जैसे उसका कंट्रोल आगे बढ़ा, उसने बाकी के यहाँ वहाँ भागते हुए स्टॉर्स को रोकने की कोशिश की। उसका 8वां स्टार तो शुरू से ही उसकी कमांड मान लेता था, इसलिए आरव को उसे ज्यादा वक्त देने की जरूरत नहीं पड़ी थी। पहले ही हफ्ते में वो स्टार डायग्राम में सही जगह पर आ गया था, लेकिन उसका 9वां स्टार ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो उसकी कोई भी कमांड नहीं मानता था। उसे कोई भी कमांड मनवाने के लिए आरव को उसे धमकियां देनी पड़ती थी, और उसके बाद भी आरव की नज़र उस पर से हटती थी तो वो पूरे स्टार डायग्राम को फ्रैक्चर कर सकता था। ये तो बिल्कुल प्राइमरी रैंक जैसा ही था। अगर एक स्टार भी स्टार डायग्राम से अलग हो जाता तो पूरा स्टार डायग्राम खराब हो जाता था और फिर मैजिशियन को शुरू से सारे स्टॉर्स को कंट्रोल करना पड़ता था। ऐसा खासकर तब होता था जब मैजिशियन का ध्यान हट जाता था या फिर बाहरी दुनिया में कोई डिस्टर्बेंस हो जाती थी। बहुत अच्छे आरव, अब अगला तुम्हें 10वां स्टार कंट्रोल करना है, आरव ने खुद से कहा और अपने 10वें स्टार को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। पिछले सभी 9 स्टॉर्स एक ही स्टार पाथ में थे, लेकिन अब आरव को इस स्टार पाथ को बनाए रखना था और साथ ही साथ अपने 10वें स्टार से एक नया स्टार पाथ भी शुरू करना था। एक स्टार पाथ बनाना इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन एक स्टार पाथ को बनाए रखते हुए दूसरा स्टार पाथ बनाना इससे कई गुना मुश्किल था। ये करने में अच्छे अच्छे मैजिशियंस की हालत टाइट हो जाती थी। आरव के सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, लेकिन उसे रुकना नहीं था। उसे याद था जब उसने अपने इंटरमीडिएट रैंक को एक्टिवेट किया था तब भी उसे इतना ही तेज सिर दर्द हुआ था, और अब आरव पूरी कोशिश कर रहा था कि इस सिर दर्द को अपने कंट्रोल पर हावी न होने दे। जादुई दुनिया में ये कहा जाता था कि अगर कोई मैजिशियन इंटरमीडिएट रैंक पर आकर ये मेंटल अटैक बर्दाश्त नहीं कर सकता तो उसकी जादुई शक्तियां अभी इतने सारे स्टॉर्स के नेबुला को कंट्रोल करने लायक ही नहीं है। लेकिन आरव हार मानने वालों में से नहीं था। जितनी बार उसका 10वां स्टार पूरे स्टार डायग्राम में फ्रैक्चर लाता था, आरव उतनी ही बार स्टार डायग्राम फिर से बनाना शुरू कर देता था। हाँ, बहुत अच्छे, आ जाओ, आरव ने अपने स्टार को कमांड देते हुए कहा। आखिरकार वो 10वां स्टार आरव की कमांड मानकर अपनी जगह पर आ ही गया। इतनी मशक्कत के बाद आखिर आरव ने अपने 10वें स्टार को कंट्रोल कर लिया था। इसका मतलब अब वो एक स्टार पाथ को कंट्रोल कर रहा था और साथ ही साथ उसने दूसरा स्टार पाथ बनाना भी शुरू कर दिया था। इंटरमीडिएट मैजिक इस्तेमाल करने के सफर में आरव के लिए ये बहुत बड़ा कदम था। उसने एक स्टार डायग्राम का अहम हिस्सा अच्छी तरह से समझ लिया था। कई इंटरमीडिएट मैजिशियंस इन स्टार डायग्राम को समझने में सालों लगा देते थे, और जब तक वो इंटरमीडिएट मैजिक का इस्तेमाल कर पाते तब तक उनकी आधी से ज्यादा उम्र निकल चुकी होती थी।
एक स्टार डायग्राम को समझना स्टार पाथ को समझने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। अगर किसी मैजिशियन के पास सब्र और फोकस पावर नहीं होती थी तो उसे इस स्टार डायग्राम को बनाने में सालों भी लग सकते थे। इस हिसाब से देखा जाए तो आरव का कंट्रोल न केवल अच्छा जा रहा था बल्कि उसकी रफ्तार भी काफी तेज थी। आज की सुबह बहुत सुहानी थी और आरव रोज की तरह अपना मैजिक प्रैक्टिस करने एक ऐसी जगह गया था जहां आमतौर पर लोग नहीं होते थे। इंटरमीडिएट रैंक पर पहुंचने के बाद आरव की मैजिक स्पेल्स इस्तेमाल करने की रफ्तार काफी तेज हो गई थी। अब उसे अपने प्राइमरी लेवल के फायर बर्स्ट या डायमेंशनल समनिंग का इस्तेमाल करने में सिर्फ 1.5 सेकंड ही लगते थे। ऐसा कहा जाता था कि एक माहिर मैजिशियन सिर्फ अपने हाथ उठाकर ही अपनी मैजिक स्पेल्स का इस्तेमाल कर लेता था। आरव को बहुत अच्छे से पता था कि अगर उसे इस रैंक पर पहुंचना था तो प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी थी। एक मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करने के लिए 1.5 सेकंड का वक्त ज्यादा था, खासकर तब जब कोई मैजिकल बीस्ट किसी मैजिशियन से सिर्फ 20-30 मीटर की दूरी पर हो, क्योंकि मैजिकल बीस्ट 1 सेकंड में भी किसी मैजिशियन का काम तमाम कर सकते थे। रिंग 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 रिंग। आरव की प्रैक्टिस बस खत्म होने ही वाली थी कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। जब उसने देखा तो किसी अननोन नंबर से फोन था। पहले तो उसने सोचा कि फोन न उठाए, लेकिन फिर उससे रहा नहीं गया तो उसने फोन उठाकर हेलो कहा। हेलो, क्या ये आरव है? फोन में से एक शहद सी मीठी आवाज आए। मीरा मैम, आपकी आवाज सुनकर मुझे बेहद अच्छा लगा, आरव ने खुश होकर कहा। उसके शहर में वो आपदा आने के बाद किसी को भी किसी के बारे में कुछ नहीं पता था। तब से आरव ने अपनी मीरा मैम को भी नहीं देखा था, लेकिन वो उनका बेहद शुक्रगुजार था जो उन्होंने उसे वो स्टार एटलस बुक्स दी थी, नहीं तो आरव भी उस आपदा में जिंदा नहीं बच पाता। आरव, आजकल तुम्हें ढूंढना तो बहुत मुश्किल हो गया है। तुम जानते हो मुझे मिस्टर सूर्यान से तुम्हारी लोकेशन के बारे में पता लगाना पड़ा और ऊपर से तुम्हारा फोन नंबर भी बदल गया था, मिस मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। वो इतना सब कुछ होने के बाद मैं बस किसी शांत जगह रहकर अपना मैजिक कल्टीवेशन करना चाहता था, आरव ने जवाब दिया। वैसे तुमने जादू नगरी में आने का फैसला कब लिया? वो शहर तो देश का सबसे बड़ा जादुई अड्डा है। वहां तो राजा वीर सिंह भी एक आम इंसान है। वो अब तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन मैं जानती हूं कि तुम कितने मस्तीखोर हो, इसलिए वहां किसी बड़े खानदान से पंगा मत ले लेना, मिस मीरा ने कहा। मैं अभी जहां रह रहा हूं वहां ऐसा लगता है कि मैं पूरी दुनिया से कोसों दूर हूं। अगर मुझे किसी को तंग भी करना होता तो मुझे लोगों की जरूरत पड़ती, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। आरव इस गांव जैसे इलाके में रहकर परेशान हो गया था। इस जगह के बारे में तो मुझे सोचना भी नहीं है, आरव ने मन ही मन सोचा। मैं कुछ दिनों के लिए शहर के पास के इलाके में अपने मिशन के लिए आई हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो तुम यहाँ क्यों नहीं आ जाते? मैं उस वक्त तुम्हें कुछ रिकमेंडेशन दे दूंगी, मिस मीरा ने कहा। मिशन के लिए आप आखिर हैं कौन? मुझे तो आप बता सकती हैं, आरव ने पूछा। आरव एक बार पहले भी उनसे यही सवाल पूछ चुका था जब उन्होंने उसे वो स्टार एटलस बुक्स दी थी, क्योंकि वो एक ऐसी चीज थी जो लोगों के कई सारे पास पैसे होने के बाद भी नहीं मिलती थी। उन्होंने उसे एक बार में ही 4 स्टार एटलस बुक्स दे दी थी। इससे तो साफ समझ में आता था कि वो एक आम स्कूल टीचर नहीं थी, बल्कि कोई और थी। सही वक्त आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगी, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ आ रहे हो या नहीं, मिस मीरा ने आरव से पूछा। इसमें पूछने की क्या बात है, मैं जरूर आऊंगा। तुम इंटरमीडिएट रैंक तक पहुंच गए हो ना, मिस मीरा ने आरव से पूछा। हाँ, मैं इंटरमीडिएट रैंक तक पहुंच गया हूं, लेकिन आपको कैसे पता चला? आरव ने जवाब दिया। उसने अभी तक किसी को भी नहीं बताया था कि वो इंटरमीडिएट रैंक तक पहुंच गया था। उसे लगता था कि सही समय आने पर ही अपनी शक्तियों के बारे में दूसरों को बताना चाहिए। मुझे एक इंटरमीडिएट मैजिशियन की जरूरत है, लेकिन मैंने अभी तक अपना स्टार डायग्राम बनाना नहीं सीखा है। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने पहले से ही तुम्हारे लिए स्टार एटलस बुक्स बना कर रखी है। क्या आपकी फैमिली स्टार एटलस बुक बनाने का काम करती है? क्योंकि आप तो इसके बारे में बिल्कुल ऐसे बात करती हैं जैसे किसी आम चीज के बारे में बात कर रही हो। आपके जाने के बाद मुझे पता चला कि ये स्टार एटलस बुक्स हर किसी के पास नहीं होती और न ही कहीं बाजार में मिलती है। फिर आपको इतनी आसानी से कैसे मिल जाती है? आरव ने पूछा। आरव, तुम मुझसे इतने सवाल क्यों कर रहे हो? ये मिशन करने से तुम्हें कई फायदे मिलेंगे। तुम अभी उन पर ध्यान दो, तुम्हें एक अवेकनिंग स्टोन भी मिलेगा। ठीक है, अगर तुम ये मिशन पूरा कर लेते हो तो मैं तुम्हें खुद मैजिक एसोसिएशन के पास ले जाकर तुम्हारी दूसरी अवेकनिंग करवाऊंगी। मिस मीरा ऐसे बात कर रही थी कि आरव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो इतना अच्छा मौका अपने हाथ से जाने नहीं देने वाला था। अब उसे अपनी दूसरी अवेकनिंग करनी थी। स्वप्न नगरी जादू नगरी के बेहद करीब थी। जादू नगरी की बाउंड्री खत्म होते ही स्वप्न नगर की बाउंड्री शुरू हो जाती थी। आरव यहाँ एक छोटे से शहर में आया था जो स्वप्न नगर के उत्तरी इलाके में था। मिस मीरा ने उसे यहीं बुलाया था।
इस छोटे से शहर का नाम जलपुर था, जो आरव को काफी अलग लगा था। यहाँ आने के बाद उसने देखा कि यहाँ कई सारे सूखे खेत थे जिनकी मिट्टी में दरारें आ गई थी। उसने जब पहली बार इस शहर का नाम सुना था तो उसे लगा था कि यहाँ ढेर सारा पानी होगा, लेकिन उसकी सोच और असलियत में जमीन आसमान का फर्क था। आरव तो सोच रहा था कि यहाँ खूब पानी होगा, लेकिन यहाँ पानी तो दूर की बात, एक छोटा सा तालाब भी नहीं था। ये छोटा सा शहर पहले एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट था। आरव को अब भी यहाँ कई सारे होटल्स दिख रहे थे। वो मिस मीरा के दिए हुए एड्रेस की तरफ बढ़ रहा था। वहां पहुंचते ही उसे बालकनी में बैठी मिस मीरा दिखाई दी। वो उन्हें बहुत लंबे समय बाद देख रहा था। शायद मिस मीरा समझ गई थी कि आरव वहां पहुंच गया था, इसलिए उन्होंने तुरंत मुड़कर आरव की तरफ देखा। आप तो अभी भी पहले जितनी ही खूबसूरत हैं। आरव से उनकी तारीफ किए बिना रहा नहीं गया, और कोई रह भी कैसे सकता था, वो थी ही इतनी सुंदर। अरे तुम भी तो कितना अच्छा मैजिक कल्टीवेशन कर रहे हो। तुम जानते हो कि बड़ी बड़ी फैमिली के मैजिशियंस भी इतने कम समय में यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं जहाँ तक तुम पहुँच पाए हो, मिस मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे भी आपकी जादुई शक्तियों के बारे में जानना है। सीधा कहो कि तुम्हें ये जानना है कि मैं तब कहाँ थी जब तुम्हारे शहर पर हमला हुआ था, है ना? मिस मीरा एक बहुत ही सुलझी हुई इंसान थी। उन्हें बातें जलेबी की तरह बोलना नहीं आता था। हाँ मैम, मैं जानना तो चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप सिर्फ एक आम इंटरमीडिएट मैजिशियन नहीं है। आपका बैकग्राउंड मुझे कहीं से भी नॉर्मल नहीं लगता। बस एक बात है जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। आप स्टारलाइट मैजिक स्कूल में पढ़ाने क्यों आई थी? क्या आप कहीं से भाग कर आई थी? आरव ने पूछा। कहीं आप ही वो शैतान नगरी की डरावनी मास्टरमाइंड नहीं है? आरव की बात सुनकर मिस मीरा हैरान रह गई थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये आजकल के बच्चे और उनकी मनगढ़ंत बातें। उन्होंने आरव से कहा, क्या तुम्हें मैजिक एसोसिएशन के सीक्रेट कॉर्प्स के बारे में कुछ पता है? हाँ मैम, मैंने इसके बारे में सुना तो है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सीक्रेट कॉर्प्स बहुत माहिर और ऊंचे दर्जे के मैजिशियंस होते हैं जो कानून तोड़ने वाले मैजिशियंस को पकड़ते हैं। आरव ने उन्हें जवाब दिया। हाँ बिल्कुल सही कहा, और मैं उनमें से एक हूँ। सच तो ये है कि हमें शैतान नगरी के बुरे प्लान की खबर पहले ही लग गई थी, लेकिन बदकिस्मती से हम ये पता नहीं लगा पाए थे कि उन्होंने अपना ये प्लान कितने बड़े पैमाने पर बनाया था। मैं भी वहां पर रुककर कुछ पता नहीं कर पाई थी, जिसका खामियाजा पूरे शहर को भुगतना पड़ा। शायद अगर मुझे पहले ही उनके प्लान के बारे में पता चल गया होता तो ये सब नहीं होता, पूरी तबाही टल सकती थी। मिस मीरा ने आरव को सब कुछ बता दिया था। आप तो हमारे शहर में पूरे 2 साल भी नहीं रुकी थी, और वो लोग तो 10 साल से ये प्लान बना रहे थे। अपने आदमियों को शहर में जासूस बनाकर भेज रहे थे। ये तो हमें साफ समझ में आ रहा था कि किसी को भी नहीं लगा था कि शैतान नगरी के लोग 10 साल से ये प्लान कर रहे थे। नहीं तो मैजिक एसोसिएशन वाले आपको यहाँ अकेले क्यों भेजते? आरव ने कहा। उसके शहर की तबाही एक ऐसी चीज थी जो शैतान नगरी के लोग लंबे समय से प्लान कर रहे थे, और मैजिक एसोसिएशन ने सीक्रेट कॉर्प्स में से ये मामला देखने मिस मीरा को भेजा था। इसका मतलब उन्हें किसी गड़बड़ की भनक तो थी। अब तक तो तुम्हारे शहर के तबाही की खबर पूरी दुनिया में फैल गई है, और शैतान नगरी के इस हमले की भी। मैंने तुम्हारे शहर में आकर जो भी इन्वेस्टिगेशन की थी, सब कुछ मैंने अपने सीनियर्स को बता दिया है। अब वही लोग इस मामले को हैंडल करेंगे, और मुझे सच में लगता है कि सीक्रेट कॉर्प्स की टीम तुम्हारे शहर और उसके लोगों को न्याय जरूर दिलाएगी, मिस मीरा ने उसे बताया। सॉरी मैम, लेकिन अब मुझे शहर की तबाही के बारे में कोई बात नहीं करनी है। प्लीज आप बताइए कि आपने मुझे कैसे याद किया। क्या इस शहर में कुछ हुआ है? ये इतना सूखा सूखा क्यों लग रहा है? आरव ने बात बदलते हुए कहा। तुम्हारी नजरें तो बहुत तेज है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ का सारा पानी पूरी तरह सूख गया है। यहाँ अकाल पड़ गया है, मिस मीरा ने सीरियस होकर कहा। अकाल? क्या यहाँ कुछ गड़बड़ है? आरव ने तुरंत ही पूछा। सिटी हंटर टीम में इतना वक्त गुजारने के बाद वो समझ चुका था कि ऐसी चीजें कहीं न कहीं मैजिकल बीस्ट से जुड़ी होती हैं। जिन लोगों को लगता है कि किसी बड़े शहर में भी मैजिकल बीस्ट नहीं होते, तो वो एकदम गलत है। जितना बड़ा एक शहर होता है, उसमें उतने ही ज्यादा मैजिकल बीस्ट होते हैं, और उतने ही ज्यादा लोगों की जानें भी जाती हैं। मुझे भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला है, लेकिन ये जरूर पता चला है कि ऐसी ही हालत कई शहरों की है। मेरे इन्वेस्टिगेशन से जो मुझे पता चला है वो बहुत ही कम है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इन्वेस्टिगेशन करने में तुम मेरी मदद करो, मिस मीरा ने कहा।